मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। चेता की सिद्धि चल रही थी और इसमें हमने जो है क्षेत्री जो है चेतन स की स्थिति में स को मान करके चेतन की जो अंग संज्ञा और अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम, इससे इसका दीर्घ होगा। इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, तो आप निकाल लीजिए। अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम जो सूत्र है, ये 6, 4, 11 नंबर जो सूत्र है उसको निकाल लीजिए। इस पर हमने बताया था कि अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम, ये परिकारांत पुंलिंग षष्ठी विभक्ति जो है बहुवचन है। इसमें समास हमने बताया था कि अप च त्रिं च त्रिच च स्वसा च नपता च नेष्टा च त्वष्टा च क्षता च होता च पोता च प्रशास्ता च इति अप त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्तारः तेषाम् अप त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्रीणाम, ये इतरेतर योग द्वंद है। और हमने ये बताया था इसमें कि ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण जो तीसरा पाद का छठर है, तीसरा पाद का जो सूत्र है उससे दीर्घ की अनुमति आ रही है। और अंगस से जो है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है उसका अधिकार चल रहा है, उसकी अनुमति आ रही है। और सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से सर्वनाम स्थाने और असमुद्धि की अनुमति आ रही है। और जो है नोपधाया से उपधाया की अनुमति आ रही है। तो इस पर हमने कहा था कि यहाँ पर जो है अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री स्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम षष्ठी बहुवचन है। यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ है संबंध। इस संबंध का जो संबंधी तो एक तो स्वयं अपने आप में है, अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री, ये है संबंधी। और दूसरा संबंधी है अंग। तो यहाँ पर जो है संबंध कौन सा संबंध है, तो हमने बताया था कि स्वरूप संबंध है। मन्यत्वा अप अंग, त्रिणंत अंग, त्रिजंत अंग,
स्वस्त्री अंग, नप्त्री अंग, नेष्ट्री अंग, त्वष्ट्री अंग, क्षत्री अंग, होत्री अंग, पोत्री अंग, प्रशास्त्री अंग, सब में अंग अंग जोड़ देंगे, माने सब ये कर्म है, स्वरूप संबंध है ये। तो और साथ साथ जो है उपधाया की भी अनुमति आ रही है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। कल जब आप स्वरूप संबंध के बारे में बोल रहे थे जी, हमको ऐसा लगा कि कुछ शंका हो रही थी क्लास में, हम भी विचार किया कि तब स्वरूप संबंध जब आप प्रजंत ऐसा कहते हैं, वो अंग के रूप के बारे में, शब्द रूप के बारे में बोलते हैं, इसीलिए वो स्वरूप संबंध होता है। हाँ ठीक है। तो त्रिनंत जो अंग है वह त्रिनंत शब्द ही तो है ना जी। हाँ ठीक कह रहे हैं, त्रिनंत त्रिजंत, तो त्रिजंत हो गया, त्रिनंत हो गया, तो शब्द स्वरूप ही है, इसलिए जो है स्वरूप संबंध है। माने त्रिनंत और अंग कोई अलग नहीं है, जो त्रिनंत है वही अंग है और जो अंग है वही त्रिनंत है, जो त्रिजंत है वही अंग है, जो अंग है वही त्रिजंत है। ऐसी अप भी वही है, जो अप है वही अंग है, जो अंग है वही अप है, जो स्वस्त्री है वही अंग है, जो अंग है वही स्वस्त्री, सबके साथ ऐसे। तो मैंने स्वस्त्री, नप्त्री, नेस्त्री, त्वस्त्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये जो अंग, ये शब्द है यही अंग है, तो इसीलिए स्वरूप संबंध हो गया। तो ये हो गया। अंगस्य में भी षष्ठी है और उपधाया में भी षष्ठी है। तो अब देखना है कि अंगस्य में जो षष्ठी है वह कौन सी षष्ठी है, क्योंकि इस षष्ठी जो अंगस्य में जो षष्ठी है, उस षष्ठी वह जो संबंध है उसका संबंध ही है स्वयं अपने आप में अंग, और दूसरा है उपधा। दूसरा क्या है जी? उपधा। तो उस अंग का उपधा के साथ क्या संबंध है? यहाँ पर चेतन है और प्लस सु है, सु का स है, चेतन स है, तो यहाँ पर चेतन जो त्रिजंत अंग है, तो त्रिजंत अंग, अब त्रिजंत अंग है, त्रिजंता नाम अंग, त्रिजंत से अंगस्य, त्रिजंत जो अंग है और उस त्रिजंत अंग का उपधा के साथ कौन सा संबंध है? त्रिजंत अंगस्य, अब अंगस्य में जो स्य है वह षष्ठी है, वह उपधा के साथ कौन सा संबंध वाला है? तो चेतन में उपधा क्या है? उपधा किसको कहते हैं? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। उपधा किसका नाम है जी? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण। तो चेतन में अंतिम वर्ण क्या है? चेतन में अंतिम वर्ण क्या है? नकार। उससे पूर्व क्या है? क्या है? रुक जाइए, गुरुकुल वाले क्या कर रहा है? गुरुकुल वाले नहीं सुनाई दे रहा मुझे। से है, थोड़ा और बुद्धि लगाओ, और थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि, तेल बुद्धि लगाओ। 9 से पहले क्या है? अ है, तकार नहीं है, अकार है। तो में तकारोत्तरवर्ती अकार है पूर्व में, तो नहीं है जी। तो का मतलब है हलंत, व्यंजन सदा अर्ध होता है, इसलिए जो है कि वो तकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह पूर्व में नकार से। तो अंतिम वर्ण से पूर्व है अकार, नकार जो अंतिम वर्ण है चेतन में उससे पूर्व है अकार, तो उस अकार का नाम उपधा है। तो बताइए चेतन अंग का उपधा जो है वह क्या है? अवयव है कि स्वरूप है? चेतन जो शब्द है उसका अवयव है आकार कि उसका स्वरूप है आकार? अवयव है। ठीक है, गुरुकुल वाले से पूछ रहा हूँ। गुरुकुल वाले बोलो।
शरीर में हाथ अवयव है कि हाथ स्वरूप है शरीर? तो ऐसे चेतन में जो आकार है, चेतन हो गया पूरा शरीर, और उसका च ए त अ न, तो उस जो नकार से पूर्व में जो आकार है वह पूरा चेतन जो अंग है उसका अवयव है कि स्वरूप है? अवयव है। ठीक है, तो ये अवयव है, माने उपधा है, वह अंग का अवयव है। तो उपधा अंग के साथ उपधा का कौन सा संबंध हो गया? कौन सा संबंध हो गया बोलो? वेरी नाइस। अवयव अवयवी भाव। क्या संबंध हुआ? हाँ, अवयव अवयवी भाव संबंध हो गया अंग का उपधा के साथ। तो क्या अर्थ हो गया? त्रिजंत अंग के अवयव उपधा। एक ही केवल त्रिच को ही अभी लो, त्रिच अंग। तो त्रिच माने त्रिजंत, प्रत्यय के कारण तदंत विधि हो गई। तो त्रिजंत अंग के अवयव उपधा, ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? मैंने त्रिजंतस्य अंगस्य अवयव माने अवयव उपधा, अवयव उपधा। तो अब यहाँ पर जो है त्रिजंत अंग के अवयव उपधार, उपधाया में भी षष्ठी है। उपधाया की जो मृत्यु आ रही है ना कि उसमें उपधाया में षष्ठी है कि नहीं? तो उसमें कौन सा संबंध है? वो संबंधी हो गया उपधा, उस षष्ठी का संबंधी है उपधा, और उसका उपधा और संबंधी है दीर्घ। दीर्घ भी संबंधी है, उपधा भी संबंधी है। तो इस संबंधी का, उपधा का दीर्घ के साथ संबंध जो है वह स्थान संबंध है, क्योंकि दीर्घ तो अवयव है नहीं, तो इसलिए स्थान संबंध इसलिए हो गया उपधा के स्थान में। तो यहाँ पर देखिए कितना षष्ठी है, एक त्रिणाम में षष्ठी है, अंगस्य में षष्ठी है, उपधा में षष्ठी है, 3 षष्ठी हो गया। पहला जो प्रशास्त्रिणाम में जो षष्ठी है वह स्वरूप, माने वह जो संबंध स्वरूप संबंध है, और अंगस्य में जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी है, और उपधाया में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। समझ गए सभी? तो इसका अर्थ क्या बन गया? इसका अर्थ ये बन गया कि आप त्रिजंत त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री निस्त्री स्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्रीणाम अंगानाम अवयवानाम उपधायाः स्थाने अंगानाम अवयवानाम उपधानाम स्थाने, क्योंकि उपधा इसको भी आप षष्ठी बहुवचन कर दीजिए, अवयवानाम उपधानाम स्थाने दीर्घ भवति। क्या? पहले समझो इस बात लिखना। मैं जब इतना तोड़ के बता दिया कि भाई इसमें ही है, उसको तो जब बता दिया तो पहले हिंदी में लिख लो या हिंदी में समझ लो, अपनी भाषा में संस्कृत में लिख लो। मैंने कहा कि जब 3 षष्ठी है, तीनों षष्ठी का अलग अलग एक स्वरूप संबंध है, एक अवयव अविभाव संबंध है, एक स्थान संबंध है। तो अर्थ होगा कि अप रूप अंग माने अप अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। ऐसे होगा त्रिनंत अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, त्रिजंत अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, स्वस्त्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, नप्त्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, नेष्ट्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, त्वस्त्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, क्षत्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, होत्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, पोत्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, प्रशास्त्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। कितना सरल है, सभी को समझ में आ रहा है? उस संबंध को समझ लिया तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तक संबंध नहीं समझ में आएगा
तब तक पता ही नहीं चलेगा ये कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका पत्नी है, कौन किसका पति है। व्यवहार में भी जब तक संबंध नहीं समझ में आता है तो शंका होती रहती है, पता नहीं है इसका बहन है या इसका माने कौन है, माँ है या इसका भाई है या इसका कौन है, समझ में नहीं आता। जब संबंध पता चल गया तो पता चल गया कि भैया ये है। तो ऐसे ही आपको जब संबंध पता चल गया कि एक स्वरूप संबंध है, एक जो है अवयव अविभाव संबंध है और स्थान संबंध, तो बस ऐसे इसके आधार पर कर दीजिए इसी क्रम से कि आप त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। कब होता है? ऊपर से संबुद्धे सर्वनाम स्थाने असंबुद्धो, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, ये अर्थ हो गया कि मैंने संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते इन अंग के उपधा के स्थान में दीर्घ होता है, ये अर्थ हो गया। अब लिख लीजिए सभी, आप लिख लीजिए, अप त्रिणंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री स्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम उपधायाः स्थाने, माने अंगानाम अवयवस्य, अंग का अवयव उपधा है ना जी, तो अंगानाम अवयवस्य उपधायाः स्थाने, उसको उसी रूप में रखिए उपधाया को। उसका तो बस अवयव हमने जो है जाति में एक वचन कर दिया कि अंगानाम अवयवस्य उपधायाः स्थाने, दीर्घः भवति दीर्घो भवति संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, यह अर्थ हो गया। माने असंबुद्धो सर्वनाम स्थाने परतः, माने संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, ये इसका अर्थ हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं, आप सप्तमी को पहले कर रहे हो तो पहले कर दीजिए, जैसे हमने बताया था कि क्रम से, तो कैसे क्या लाना है। तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, अप त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम अवयवस्य उपधायाः स्थाने दीर्घो भवति, ये अर्थ हो गया। एक बार फिर बोलना। अप त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री स्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम अवयवस्य उपधायाः स्थाने दीर्घो भवति, और असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः या समुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, पहले रखिए या बाद में रखिए, उसका कोई ऐसी बात नहीं है। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने और असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है ना जी, तो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, असंबुद्धो विशेषण है सर्वनाम स्थाने, इसलिए असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, अर्थात समुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः। लिख लिया सभी? गुरुकुल में सभी लिखे जी? क्या लिखे? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा है, उतना गाड़ी नहीं चलाना है, बोलो धीरे धीरे। आप क्या है? आप रुको, त्रिन त्रिच नहीं है, मैंने त्रिन और त्रिच में क्या बताया था? जहां त्रिन और त्रिच प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहण तो अंत ग्रहणम है कि नहीं? आप तो प्रथमा वृत्ति में जैसा लिखा है वैसी बात कर रहे हो आप।
चोरी मत करो, जब उसका सहारा लगो बुद्धि कभी नहीं खुलेगी। सहारा उसका मतलब अभी अभी जो मैं पढ़ाता वही करो। उसमें तृण त्रिच लिखा हुआ, उसकी व्याख्या नहीं की हुई है ठीक से। मैं जब बोला कि तृण और त्रिच जो है, ये तृण और त्रिच प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम। जब ये कह दिया तो उसको ध्यान में रखो ना। तृणंत त्रिजंत, है त्रिजंत, चौको ज हो जाता है, त्रिजंत। हाँ, दीर्घो भवति। हाँ हाँ, या असमुद्धो सर्वनाशाने पड़ता। ठीक है, ऐसे ही सब ठीक ये कर लेना। तो ये तो एक साथ करके कर दे। यदि मान लीजिए कि इतना बार में करेंगे, ये तो सीधे कर दीजिए अवादीनाम उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, उसके अंदर सब आ गया। माने अप इत्यादि, अप इत्यादि मतलब हो कि अप त्रियंत्री सब आ गया, अप त्रियंत्र जन स्वस्त्री सब आ गया। इसलिए यदि और छोटा भी लिखना चाहें, ये तो पूरा हो गया समझ करके व्याख्या, मतलब पूरा एक एक करके बता दिया। यदि मान लीजिए और शॉर्ट करना चाहें तो कहेंगे अवादीनाम उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। क्या लिखेंगे? अवादीनाम, अवादीनाम अंगानाम, अंगानाम भी जोड़ दो, अप को प को ब हो गया, तो अवादीनाम अंगानाम उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया, अवयवस्य भी जोड़ दीजिए, अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। शॉर्ट फॉर्म में अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति असमुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः। यह हो गया अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया, अंग के अवयव उपधा, तो अंग अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति असमुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, या सर्वबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः। अभी समझ गए जी? इसका पहले सभी समझे? जी आचार्य जी, समझ गया। और इसको और बना अलग अलग करके करना चाहे एक एक करके तो वैसा भी कर सकते हैं। क्या कर देंगे? इसको करेंगे कि अपो अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, तृणन्तस्य अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, त्रिजन्तस्य अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। हो जाएगा स्वसुः, स्वस्त्री का स्वसुः बनेगा, बने स्वसुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, नप्तुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, नेष्टुः अंगस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, त्वष्टुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, क्षतुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, होतुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, प्रशास्तुः अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति, असमुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः। अलग अलग एक एक वाक्य करके भी आप छोटा छोटा करके जो है आपको त्रिंत को सबको अलग करके कर सकते हैं। तो वो समझाने के लिए हमने बताया। तो अब आइए अपने प्रसंग में आ जाते हैं कि यहाँ पर चेतन था, चेतन और स, चेतन और स, इस स्थिति में स को मान करके चेतन जो है, चेतन मतलब स को मान कर चेतन के अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंगस के अधिकार में जो है ये अपत्रिन स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम, तो संबुद्धि भिन्न सर्वस्थाने पड़ता। तो बताओ सु जो है संबुद्धि है क्या? संबुद्धि तो एक वचनम संबुद्धि। आमंत्रित जो है सु औजस संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है
उसका जो एक वचन है सु, उसका नाम संबुद्धि है। क्या चेतन के बाद जो सु लाया था, चेत्री के बाद जो सु लाया था, वह संबुद्धि का था क्या? संबोधन का एक वचन है क्या? बोलो जी। नहीं आचार्य, प्रथमा का एक वचन। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, संबोधन का एक वचन नहीं है। संबोधन का प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से यहाँ पर प्रथमा लाया था, न कि संबोधनेतर से लाया था। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा विभक्ति यहाँ पर आया है, संबुद्धि नहीं, संबुद्धि से भिन्न है। तो संबुद्धि भिन्न सु परे है, तो उससे पूर्व में जो अव्यवहित जो पूर्व है चेतन, तो चेतन अंग के अवयव उपधामन नकार से पूर्व में जो अकार है, तकार जो अकार है, अनंग का जो अ है, उसके स्थान पर दीर्घ होता है। तो दीर्घ होता है, तो दीर्घ किसको कहते हैं जी? प्रश्न ये हुआ कि दीर्घ किसको कहते हैं? दीर्घ है उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, निकाल लीजिए। ये उस समय नहीं समझाया था, अभी समझा दे रहा हूँ। उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः 1-2-27 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय दूसरा पाद, पहला अध्याय दूसरा पाद का 27 नंबर सूत्र है। समझ गए? निकाल लिए सभी? हाँ, चलिए जी। देखिए ऊ काला में जो ऊ जो है, दीर्घ ऊ है, वो जो 3 ऊ जो है, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक जो उकार है, उन तीनों मात्रिक उकार को संधि करके यहाँ पर निर्देश किया गया है। जैसे ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, तो ऊ मिलके क्या हो गया जी? दीर्घ ऊ हुआ। जैसे अ मिलके क्या होता है? और अ प्लस आ मिलकर के क्या होता है? अ प्लस आ मिलके क्या होगा? बोलो। क्या बोल रहे हो? अ प्लस आ मिलके क्या होगा? प्लूत अ कैसे होगा जी? अ प्लस आ मिलके प्लूत अ कैसे आपने कर दिया? अ प्लस, जैसे अ प्लस अ मिलके आ होता है, ऐसे ही अ प्लस आ मिलके आ होता है, दीर्घ होता है, प्लूत नहीं होता है। और फिर आ प्लस प्लूत जो अ है, वो मिल करके क्या हो जाएगा? भी आ ही होगा। माने अ प्लस आ माने अ आ अ, तो अ आ मिल करके आ, और फिर आ और फिर प्लूत अ मिल करके भी आ ही होता है, दीर्घ ही होता है। क्या बताया मैं जी? हाँ, तीनों अ का जब संधि करोगे तो दीर्घ ही होगा। आ माने अ प्लस अ इक्वल टू आ। क्या बताया जी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों का जब आप संधि करोगे तो संधि में क्या होगा? दीर्घ आकार ही होगा संधि। समझ में आया? आकाशमन दीर्घ यही बतलाता है। जब वो आएगा तो बताएंगे, पीछे शायद बताया हूँ कि नहीं बताया मुझे याद नहीं, परंतु है कि आकाशमन दीर्घ यहाँ पर लगा है। तो अ प्लस अ इक्वल टू आ। क्या मैं बताया बालभो जी? हाँ, दीर्घ ही होता है। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, दीर्घ उकार। माने ह्रस्व उकार जो है, दीर्घ उकार जो माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ और त्रिमात्रिक ऊ, तीनों का जो होता है दीर्घ उकार आदेश होता है, दीर्घ उकार होता है, माने दीर्घ हो जाता है। ऊ प्लस
उ प्लस उ इक्वल टू ऊ। समझ में आया क्या बताया मैं? तो यदि मैं आपसे मैं बोलूं कि अभी आपने उ प्लस उ जो किया, उस दीर्घ उकार में कितने उकार मिले हुए हैं, तो क्या बोलोगे? हाँ जी, अभी आपने खुद बोला कि उ प्लस उ इक्वल टू ऊ। तो इक्वल टू जो ऊ हुआ, जो उसका जो रिजल्ट ऊ निकला, दीर्घ उकार जो निकला, उस दीर्घ उकार में कितने उकार हैं? 3 उकार हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पर ऊ कालो में जो ऊ है उसमें 3 उकार है, माने उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। समझ गए जी? उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। यहाँ पर 3 उकार है। ऊ कालह में जो ऊ है उसमें कितने उकार हैं जी? 3 उकार है। एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ और त्रिमात्रिक ऊ। 3 उकार संधि करके 3 उकार दिया हुआ, कृत संधि निर्देश है यहाँ पर। माने एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिका नाम उकाराणाम कृत संधि निर्देशा वर्तते अत्र। माने यहाँ पर एक मात्रिक द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकारों का संधि करके निर्देश किया गया हुआ है यहाँ पर ऊ। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह समास। या एक शेष भी कह सकते हैं, एक शेष हो गया। और सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो जाएगा ना जी। कैसे द्वंद्व? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, या एक शेष भी कर सकते हैं। आचार्य जी, हाँ जी, एक शेष तो स्वरूपाणाम एक शेष एक वक्तों से होगा ना, तो उसमें समान रूप होना चाहिए, समान रूप समान विभक्ति। ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं द्वंद्व समास कहा। परंतु ये है मतलब समान विभक्ति, विभक्ति तो है ही, प्रथम विभक्ति ही है जी। वचन अलग अलग है, परंतु प्रथम व्यक्ति है उश्च 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 इति वह। परंतु रूप जो है, यदि जातित्वेन तो तीनों का एक ही रूप है। जी जी, जाति रूप में तीनों का एक ही रूप है ना जी, जी अलग अलग है? नहीं, एक ही है। एक ही है। वैसे जो व्यक्तित्व में जब देखेंगे तो अलग अलग है। ये प्रथमावृत्ति में खोल के देखता हूँ। प्रथमावृत्ति में कितने नंबर सूत्र है अभी बताया था मैं? 1 2 27। 1 2 27 जी। अच्छा, मुझे खोलने दिए प्रथमावृत्ति मैंने नहीं खोला हुआ। ये क्या मानता है? वो तो द्वंद्व ही हम होना चाहिए। ये क्या मानता है सो देखता हूँ। 1 2 27 1 2 27 1 2 27 आ गया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि उश्च इति वह तो कह दिया, वहां से इसने नहीं कहा। समझ गए? ये द्वंद्व समास कर दीजिए। यदि आपने जैसे कहा ना जी कि भाई दोनों तीनों का तो अलग अलग रूप है, एक मात्रिक है, एक दो मात्रिक है, त्रिमात्रिक है, तो स्वरूपाणाम एक से युक्त तो ये होता है कि जब समान रूप हो, तो समान रूप तो है नहीं जी। तो इसलिए द्वंद्व समास कर दीजिए। और वे जातित्व न यदि उत्त धर्म तीनों में है
तो उस जातित्व निधि कहेंगे तो फिर सारूपाणाम में भी हो जाएगा। जातित्व ने कहेंगे तो सारूपाणाम से तो एक शेष भी हो जाएगा। परंतु हाँ बाल मनोरमा में हाँ सौत्र पुंस्त्वम इतरेतर योग द्वंद्वो। हाँ तो देखे ना उन्होंने इतरेतर योग द्वंद्व कहा, तो मैंने ठीक ही बताया आपको। पहले जो बताया मेरे बुक से जो निकला क्योंकि वही ठीक है। पहले तो ये कहते हैं कि हयस्व दीर्घपतः इति समाहार द्वंद्व सौत्र पुंसत्वम इतरेतर योग द्वंद्वो वा इति आई थिंक अल्टरनेटिव। मैंने इतरेतर योग द्वंद्व भी कहते हैं ह्रस्व में। हाँ ना इतरेतर योग द्वंद्व कैसे होगा? क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा व्यक्ति एक वचन है ना जी। समाहार द्वंद्व है वो तो है ही, परंतु सौत्र पुंस्त्वम। हाँ वो भी समझ जाएंगे, सौत्र पुंस्त्व है। इसके बाद क्या कहा? इतरेतर योग द्वंद्वो वा अन्यतरस्यां तथा प्रत्येक वचनमार्षम। अच्छा, ठीक है। मैंने उसमें ये कह रहे हैं कि ये इतरेतर योग द्वंद्वा जो है ये जो है यहाँ पर अन्य तरह से मैंने अन्य तरह विकल्प से मैंने ह्रस्व दीर्घ प्लुता तो एक वचन है और एक वचन है तो ये तो समाहार द्वंद्व तो अपने आप सिद्ध है ही, परंतु यहाँ पर वैसे बहुवचन होना चाहिए समाहार, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 है परंतु ये एक वचन जो दिया है आर्ष तो एक वचन है मान लेंगे और उसका आर्ष एक वचन मान लेंगे, परंतु वो वैसी कल्पना करने की जरूरत है ही नहीं जब एक वचन है, क्योंकि समाहार द्वंद्व समास जो है वह सदा एक वचन ही होता है। द्विवचन और बहुवचन या तो जैसे हमने वृद्धि आदेश में बताया था ना जी, आदेश में आदेश या आदेश के आगे औ का जो सुपाम स्वरूप से लुक कर देता है इतरेतर योग द्वंद्वोबा, वहां पर तो सुपाम स्वरूप से लुक कर दिया था, परंतु यहाँ पर तो लुक तो किया ही नहीं, साक्षात मैंने किया ही नहीं है। यहाँ पर साक्षात यहाँ पर एक वचन किया गया हुआ है। तो ऐसी कल्पना करना कि यहाँ पर जो है आर्ष एक वचन है परंतु वास्तव में ये इतरेतर योग द्वंद्व है, तो ये ठीक नहीं है, हमें मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने ठीक है ऐसा विचार किया है, परंतु समाहार द्वंद्व समास सदा एक वचन होता है, तो ये एक वचन है ही, समाहार द्वंद्व है ही, तो इसमें जो है इतरेतर योग द्वंद्व करने की कल्पना करना, फिर कल्पना करके फिर उसमें भाई फिर शंका होगी कि जो है कि यहाँ पर तो एक वचन है जबकि द्विवचन या बहुवचन होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो बोलेंगे कि आर्ष एक वचन है, आर्षत्व के कारण एक वचन है, ऋषियों ने प्रयोग कर दिया। तो ये ऐसा समाधान देना, तो इसमें गौरव है, गौरव दोष है। इससे अच्छा है कि बस ये इसमें कोई गौरव है ही नहीं, सीधे एक वचन है, समाहार द्वंद्व मान लो। समझ गया जी? हाँ, इसमें कोई आगे भी कुछ चर्चा है लेकिन वो दूसरी चीज होगी, वो जो है ना फिर मैं देख करके बताऊंगा, परंतु ये कोई तुक नहीं है यहाँ पर कि हम आर्थ मान करके हाँ ये पुंस तो आर्थ है, ये तो ठीक है। मैंने सौत्र जो सौत्रत्वात ये पुंस मैंने पुमलिंग है, ये तो ठीक है क्योंकि पुमलिंग में तो सीधे पुमलिंग पढ़ाई हुआ, परंतु ये इतरेतर योग द्वंद्व है और एक वचन आर्थ कर दिया, ये होना चाहिए द्विवचन मैंने होना चाहिए बहुवचन, तो न करके एक वचन के तो ये आर्ष है। ऐसी कल्पना करना ये गौरव दोष है मेरे दृष्टि में, इसलिए ठीक नहीं है। ये एक वचन ही ठीक है, मतलब ये एक वचन है ही, तो इसलिए समाहार द्वंद्व ही मानिए ये। तो चलिए हाँ, तो चलिए हम इसमें करते हैं। तो उकाला में जो है उच्च वह ये इतरेतर योग द्वंद्व कर लीजिए, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और उसके पश्चात फिर जो है तो वह कैसे हुआ, तो दीर्घ तीनों ऊ का जो है दीर्घ हो गया, और ऊ के आगे जस आ गया, जस का अनुबंध लोप ज की चूटू से संज्ञा, तसलोप दसलोप अस हो गया, और ऊ अस ऊ को ई को नीची कर दीजिए तो ऊ को वह बन जाएगा, और वस बन गया, वस का वह बन गया। इसलिए मैंने बताया कि उश्च 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 इति वह, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया।
समझे जी, इतना समझ में आ गया? हाँ, मने वह का मतलब हुआ 3 उकार, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, इसका मतलब ये हुआ। और अब उस वक्त वह का जो है काल के साथ समास करेंगे, ऊ का जो है काल के साथ समास, पहले तृतीय द्वंद हुआ और फिर जो है काल के साथ समास करेंगे। क्या? वाम कालः इति ऊ कालः, वाम कालः इति ऊ कालः, लिख लिया? वाम कालः इति ऊ कालः, वाम कालः इति ऊ कालः, वाम कालः इति ऊ कालः, लिख लिया? तो वाम कालः, कालः माने उच्चारण कालः, कालः मतलब क्या है जी? उच्चारण काल, उच्चारण कालः, उच्चारण का समय, टाइम। तो वाम माने एक मात्रिक ओ, द्विमात्रिक ओ और त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल को कहते हैं ऊ काल। षष्ठी पुरुष समास, पहले था इतरेतर योग द्वंद, अब हो गया षष्ठी पुरुष समास। वाम कालः ऊ कालः, समझ में आया जी? ऊ कालः का मतलब क्या हुआ बालबोध जी? वाम कालः ऊ कालः का क्या अर्थ हुआ, हिंदी में बोलो? वाम माने एक मात्रिक, उसमें 3 ऊ है ना जी, वा में एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल को कहते हैं ऊ काल। माने पहला जो ऊ है उसका जो उच्चारण का समय है, दूसरा जो ऊ है उसका जो उच्चारण का समय है, तीसरा जो ऊ है उसका उच्चारण का समय है। तो ऊ काल माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, पहला जो ऊ है वो एक मात्रिक है, एक मात्रा वाला उकार है, दूसरा जो ऊ है वो 2 मात्रा वाला उकार है, तीसरा जो ऊ है वो 3 मात्रा वाला उकार है। तो एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार का जो उच्चारण का समय है उस समय का नाम है ऊ काल। समझ गए जी? क्या बताया? ऊ काल का मतलब क्या है? हाँ, माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल को कहते हैं ऊ काल। समझ में आ गया? तो बताओ एक मात्रिक ई का उच्चारण, एक मात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है, द्विमात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है और त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है? आपको पता है? एक मात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है, द्विमात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है, त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण काल क्या है? एक मात्रिक ऊ का उच्चारण काल है, वो तो नाम है जी, ह्रस्व थोड़े, वो तो नाम है, वो तो नाम हो गया मैंने ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अरे एक मात्रिक ऊ को उच्चारण करने में जितना समय लगता है वह समय हो गया ना ऊ काल, एक मात्रिक ऊ काल। द्विमात्रिक ऊ का उच्चारण काल में जितना समय लगेगा वह समय हो गया ना द्विमात्रिक ऊ काल। और त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण का समय जितना देर लगता है, देखो ना, ऊ कितना समय लगा, ऊ कितना समय लगा, ऊ कितना समय लगा। तो एक मात्रिक ऊ का जो टाइम है, द्विमात्रिक ऊ का जो टाइम है उच्चारण करने का और त्रिमात्रिक ऊ का जो उच्चारण करने का टाइम है, उस टाइम का नाम है ऊ काल। तो बोलो ना, एक जैसे ऊ का उच्चारण करते हो, ऊ के कितने दिन में उच्चारण करते हो, वो घड़ी में देखो कितने दिन में करते हो, ऐसा 1 सेकंड से चलो कल्पना करो, 1 सेकंड में एक मात्रिक ऊ का उच्चारण करते हो, 2 सेकंड में द्विमात्रिक ऊ का उच्चारण करते हो, 3 सेकंड में त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण करते हो। सेकंड के आधार पर चलो तो
एक मात्रिक ऊ का उच्चारण काल 1 सेकंड हो गया, द्विमात्रिक का उच्चारण काल 2 सेकंड हो गया, त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण काल 3 सेकंड हो गया। समझ में आया जी? तो ऊ काल का मतलब हुआ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्या हुआ जी? ऊ काल का मतलब क्या हुआ? 3 सेकंड। तो इसमें कहा है कि जैसे आंख का पलक झपका, इतने देर में, जितने देर में आंख का पलक झपकता है उतने देर जो है में एक मात्रिक ऊ का उच्चारण समय लगता है, उतना देर एक मात्रिक ऊ के उच्चारण करने में लगता है। जितने देर में 2 बार में झपकता है उसको दीर्घ क्या बोलते हैं कि द्विमात्रिक ऊ के उच्चारण करने में समय लगता है। जितना बार में 3 बार में झपकता है जितने समय में, उतने समय में त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण करने में समय लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अलग अलग है। जैसे लोक व्यवहार में कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, नीलकंठ जो है, नीलकंठ जानते हो, सास पक्षी, नीलकंठ जो है एक मात्रिक ऊ का एक मात्रिक वर्ण का उच्चारण करता है, एक मात्रिक स्वर वर्ण का उच्चारण करता है। कौवा जो है द्विमात्रिक वर्ण का उच्चारण करता है, और कोयल जो है त्रिमात्रिक वर्ण का उच्चारण करता है। समझ गए? तो ऊ काला मतलब हुआ कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ऊ का उच्चारण काल माने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। इसमें किसी को कोई संदेह है? इतना ऊ काला का जो मैंने व्याख्या किया सबको समझ में आ गया जी? अब उसके आगे चलते हैं। ऊ काला में फिर समास है, माने ऊ कालः का, ऊ कालः इव कालो यस्य, ऊ कालः माने ऊ कालः इव कालो यस्य, सह ऊ कालः। लिखो, ऊ कालः इव कालो यस्य, ऊ कालः इव कालो यस्य, स ऊ कालः। लिख लिया? ऊ कालः इव कालो यस्य, स ऊ कालः। ऊ कालः इव कालो यस्य, स ऊ कालः। हाँ, वेरी नाइस, बहुब्री समास हो गया। तो ऊ कालः इव कालो यस्य, स ऊ कालः माने ऊ कालः माने पहले ऊ काला का अर्थ है कि एक मात्रिक, 2 मात्रिक, 3 मात्रिक के उच्चारण काल माने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और इव माने समान। तो ऊ कालः इव माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, माने जिस वर्ण का उच्चारण काल एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान है, उन वर्ण को कहते हैं ऊ काल, बहुब्री समास में। यहाँ पर ऊ कालो ध्रस दीर्घ में ऊ कालः अकारांत पुंलिंग ऊ काल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अच जो है चकारांत पुंलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अकारांत पुंलिंग ह्रस्व दीर्घ प्लुतः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ऊ कालः विशेषण है और अच विशेष्य है। तो यस्य माने यस्य अच, जिस अच का, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण काल एक मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान होगा, द्विमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान होगा, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान होगा, उस अच का नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। माने एक मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस अच वर्ण का उच्चारण काल है उस अच का नाम ह्रस्व है। द्विमात्रिक उच्चारण काल के, द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिस वर्ण का उच्चारण काल है उस स्वर वर्ण का नाम दीर्घ है, और त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस वर्ण का, जिस अच वर्ण का उच्चारण काल है उस अच को प्लुत कहते हैं, उस अच की प्लुत संज्ञा होती है। तो ये कह रहा है कि ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः,
माने वाम कालः उकालः उकालः इव कालो यस्य, माने एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, उसको कहेंगे उकाल। तो ये उकाल अच का विशेषण, अच का, यस्य माने यस अच, जिस अच का एक मात्रिक उ के समान, द्विमात्रिक उ के समान, त्रिमात्रिक उ के समान उच्चारण काल है, उस अच को कहेंगे उकाल। और उस उकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है। उस उकाल अच की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है आचार्य जी। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? गुरुकुल वाले को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले अभी वहाँ है नहीं, इसलिए जो है समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, आता है, चलो तब तो खुशी है। बालबू जी आपको समझ में आता है? हालांकि ये मैं वर्णोच्चारण शिक्षा के समय भी समझाया होगा। हाँ, एक तो ये उकाल हुआ, दो यहाँ पर उकाल में दो है। एक तो है एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल, ये हो गया उकाल। और फिर उकाला इव कालो, वैसे सो भी उकाल है ना जी, वह भी उकाल है ना। तो एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिस वर्ण का, जिस अच वर्ण का उच्चारण काल है, उस अच का नाम भी उकाल है। उकाल यहाँ पर दो हो गया। एक उकाल का, जैसे त पर सत्काल से मैं समझाया, मैंने त पर सत्काल में तस्य काला तत्काला तत्काल एवं कालो यस्य, वैसे ही यहाँ पर भी है। उकाल में भी समास ऐसे ही है कि वाम कालः उकालः उकालः एवं कालो यस्य। यहाँ पर दो समास, एक षष्ठी समास है, दूसरा बहुब्री समास है। तो यहाँ पर जब षष्ठी समास करेंगे तो उसका अर्थ हो गया कि एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल। और जब इसका फिर बहुब्री समास करेंगे तो माने उ कालः इव कालो यस्य स उकाल। तो एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण के समान उच्चारण काल है जिसका, उच्चारण काल के समान उच्चारण काल, काल माने समय। एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण का समय के समान जिसका उच्चारण का समय है, जिस अच वर्ण का उच्चारण करने का समय है, उस अच को कहते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। माने एक मात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिस एक मात्रिक उ का माने उच्चारण होगा उसको कहेंगे ह्रस्व। द्विमात्रिक उ के उच्चारण के समान जिस अच द्विमात्रिक अच का उच्चारण काल होगा उसको कहेंगे दीर्घ, उस अच को कहेंगे दीर्घ। और त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिस अच वर्ण का उच्चारण काल होगा उस त्रिमात्रिक को कहेंगे प्लुत। माने एक मात्रिक उकालोज ह्रस्व संज्ञो भवति, उकालोज दीर्घ संज्ञो भवति और उकालोज प्लुत संज्ञो भवति। माने एक मात्रिक उ काल के समान काल है जिस अच का, वह अच ह्रस्व संज्ञक होता है। दीर्घ माने द्विमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह अच दीर्घ संज्ञक होता है। और प्लुत उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच वर्ण का, वह अच प्लुत संज्ञक होता है। अलग अलग करेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा कि उकालोज एक मात्रिक उकालोज ह्रस्व संज्ञो भवति, द्विमात्रिक उकालोज दीर्घ संज्ञो भवति और त्रिमात्रिक उकालोज प्लुत संज्ञो भवति। माने एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल जिस अच का होगा वह अच ह्रस्व संज्ञक होता है। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह दीर्घ संज्ञक होता है। और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस वर्ण अच वर्ण का, उसकी प्लुत संज्ञा होती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मैं थक गया समझाते समझाते। बस करो भी पहले भी आप। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया?
चलो इस पर हम कल अब फिर चर्चा करेंगे। थक गया मैं, बहुत थक गया। मंत्र पाठ करते हैं जी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।